समय की शुरुआत से 6 लाख ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी, इतना लंबा काल। और विषय है समय की शुरुआत से, अर्थात समय के साथ साथ मानव का इवोल्यूशन कैसे हुआ, आज इस पर हम बात करने जा रहे हैं। समय इतना लंबा, बहुत लंबा काल, 56 लाख वर्ष पूर्व से बात करते हुए हमको आना है 1 ईस्वी तक, यानी 56 लाख वर्षों के इतिहास को हमें जानना है, मानव विकास के इतिहास को। इस प्रकार समय की शुरुआत से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो हम हैं, आज जो मानव है, जिस रूप में है, इसका विकास कहाँ से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ। ये तो एक पहलू है इस विषय का। दूसरा पहलू कि इस विकास की प्रक्रिया में हम कहाँ कहाँ भटके, हमारी शुरुआत किस रूप में हुई और आज हम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बने हैं, यहाँ तक हम कैसे पहुँचे। यदि हम इतिहास के दृष्टि से बात करें तो बहुत समय के पूर्व के काल के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, कम से कम साहित्यिक या लिखित में तो है ही नहीं। और जहाँ से लिखित में है वही इतिहास है। लिखित में जहाँ से है वह इतिहास है, और उसके पूर्व का काल मान लेते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ऐसा काल जो इतिहास के पूर्व का है। मनुष्य कैसे, कहाँ से उसकी व्युत्पत्ति हुई, कैसे वह मानव विकास की प्रक्रिया में शुरू हुआ, उसके कितने चरण थे और कितने काल में ये सब परिवर्तन आए। देखा जाए तो 56 लाख साल पहले, 56 लाख वर्ष पूर्व से हम मानव की प्रक्रिया मान सकते हैं। और जो आधुनिक मानव है, इसकी शुरुआत लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व से। कल्पना करिए कितना बड़ा काल है। सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग आज से मात्र 5,000 वर्ष पुरानी है, और सिंधु घाटी की सभ्यता जो मात्र 5,000 वर्ष पुरानी है, उसको जानने के लिए हमें बहुत खुदाई करनी पड़ी, बहुत रिसर्च करना पड़ा, बहुत खोज करनी पड़ी, और तब जाकर लगभग 100 वर्ष पूर्व ही तो इस सभ्यता की जानकारी मिली। और हम इस अध्याय में बात कर रहे हैं लाखों वर्ष पुरानी प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद इतिहास। 1,60,000 वर्ष पूर्व मानव अपने सबसे प्रारंभिक रूप में आया, और इसके बाद जो जानकारियां हैं वे सब हमें उस समय के जीवाश्मों से मिलती हैं। यानी हमारा मुख्य स्रोत उस काल की जानकारी के लिए जीवाश्म है, जिसे अंग्रेजी में फॉसिल कहते हैं। FOSSIL, फॉसिल। फॉसिल यानी जीवाश्म। तो प्रागैतिहासिक काल की जानकारी दूसरे शब्दों में हमें फॉसिल से मिलेगी। हम विभिन्न देशों में, विभिन्न महाद्वीपों में पाए गए फॉसिल्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि मनुष्य कैसे अपने बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर, कैसे वह कंदमूल खाकर जीता था, कैसे रहता था, कैसे अपने को बचाता था, सुरक्षा की क्या व्यवस्था थी, भोजन खाने पीने की क्या व्यवस्था थी, और कैसे उसकी इन सब व्यवस्थाओं में परिवर्तन आते गया। और इन परिवर्तनों को भी विभिन्न वर्गों में श्रेणीबद्ध किया गया है। चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ेंगे। चार्ल्स डार्विन, जिसने मानव इतिहास के विकास पर बहुत
बहुत खोज के बाद पुस्तक लिखी और उसके विचारों को आज हम अधिकतर लोग, अधिकतर इतिहासकार, अधिकतर एंथ्रोपोलॉजिस्ट उसके इस विचारों को मानव विकास के विचारों पर हम उसकी काफ़ी बातों को मानते हैं। तो इस प्रकार समय के साथ साथ मानव का विकास, मानव के विकास की विभिन्न श्रेणियाँ, उसमें इतिहासकारों के विभिन्न मत, फॉसिल्स, विभिन्न महाद्वीपों में पाए गए फॉसिल्स के बारे में, मानव के विकास का वर्गीकरण और उसके साथ साथ चार्ल्स डार्विन और कुछ अन्य एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में हम जानेंगे। और तब हमको पता लगेगा कि आज जब हम जहाँ हैं उसको पहुँचने में कितना धीरे 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 विकास हुआ, कितना क्रमबद्ध विकास हुआ और हम आज इस स्थान पर पहुँचे हैं। मानव जीवन की एक बड़ी लंबी कहानी है और जैसा बताया वो लाखों लाखों साल पुरानी है। इसमें कुछ भाग तो लिखित है जिसे हम इतिहास कह सकते हैं, लेकिन लिखना तो आदमी ने बहुत बाद में सीखा, तो इतिहास के पूर्व की बातें हमें कैसे मालूम होती हैं, ये एक सवाल है। लिखने के पूर्व ही मानव लाखों वर्ष तक इस दुनिया में, इस पृथ्वी में विचरण कर चुका था, पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। तो हमें इस काल की जानकारी मूलतः पुरातत्ववेत्ताओं के प्रयासों से मिलती है, साहित्य या ग्रंथों से नहीं। ये पुरातत्ववेत्ताओं का ही अथक प्रयास था कि उन्होंने विश्व के विभिन्न स्थानों पर खुदाई कर औजार, हथियार, जानवर, मनुष्य की हड्डियां, अस्थि, उसके अस्थि पंजर आदि प्राप्त किए और फिर उनका अध्ययन किया। ये जो अध्ययन है इन चीज़ों का, खुदाई से प्राप्त की गई चीज़ों का, यह भी बड़ा वैज्ञानिक अध्ययन होता है। मात्र उसे देखकर ये उसका काल नहीं बताया जा सकता। उसके अध्ययन के लिए बड़ी गहराई तक इनकी जानकारियां ली जाती हैं और फिर इनके काल का निर्धारण होता है। इस काल को, जिसमें हमको पुरातत्व के माध्यम से पुराने औजार, फॉसिल्स और अस्थियां आदि मिलती हैं और उसके आधार पर जब हम इतिहास बनाते हैं तो वह प्रागैतिहासिक काल का इतिहास कहलाता है। प्रागैतिहासिक काल, जैसा मैंने बताया, 56 लाख साल पूर्व मानव के अस्तित्व में आने की संभावना है, लेकिन आदि मानव के रूप में जिसे हम कहें, मैं पुनः दोहरा दूं, 1,60,000 वर्ष पूर्व ऐसा माना जाता है वे आ चुके थे। यानी जो मानव रूप है वर्तमान, इसका जो सबसे प्राचीन रूप आदि मानव माने तो ये धरती पर आ चुके थे 1,60,000 वर्ष पहले। ये आदमी मांस, जानवरों का शिकार, कंदमूल, फल फूल ये खाते थे। आगे चलकर नए नए तरीके इसने भोजन के अपनाए, शिकार के नए नए तरीके ईजाद किए, खाने पीने की चीज़ों को तलाशने लगा, बटोरने लगा, संभालने लगा। यानी वो समझ आने लगी कि ये खाने की चीज़ को आगे अगली बार खाने के लिए रखा जा सकता है। हालांकि दुनिया के कई भागों में ऐसे शिकारी संग्रह समाज हैं जो आज भी भोजन संग्रहण करते हैं और भोजन जुटाते हैं। शायद इनके ही पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों के अध्ययन पर हमें प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिलेगी। और आदि मानव के इतिहास की जानकारी के लिए मानवों के जीवाश्म से की जाती है। जीवाश्म, जैसा मैंने बताया, फॉसिल हैं, FOSSIL। ये फॉसिल शब्द जो है इसका अर्थ ही है खोदना और ये एक लैटिन शब्द है। जीवाश्म पत्थर के ऊपर के चिन्ह के रूप में पाए जाते हैं। किसी भी चीज पर लगे हुए हजारों लाखों साल से परत बन जाना और उसके ऊपर अन्य परतें बन जाना, तब वे जीवाश्म का रूप लेते हैं। पेड़ पौधे में भी, पुराने जीव जंतु में भी, उनकी खालों में भी
सैकड़ों वर्ष से दबे हुए रेत, मिट्टी तथा अन्य खनिज पदार्थों की सतहों में भी ये जीवाश्म मिलते हैं और कई बार तो ये पत्थर के रूप में मिलते हैं। जीवाश्मों को दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। एक पहला तो कहलाता है होमोनिड्स, HOMONIDS, जिसमें कुछ शारीरिक लक्षण मानव से तथा एप से मिलते जुलते हैं। कुछ ही लक्षण आदमियों से मिलते हैं, या एप जिनको बोलते थे, APE, जिन्हें हिंदी में हम कपी कहते हैं, इनसे मिलते थे। और ये लगभग 7-8 लाख वर्ष पुराने माने जा सकते हैं। और 7-8 लाख वर्ष पहले होमोनिड्स आए और लगभग 30 से 35 हजार वर्ष पूर्व तक, आज से 30 से 35 हजार वर्ष पूर्व तक होमोनिड्स की श्रेणी के जीवाश्म हमें मिले हैं। दूसरा जो प्रकार है जीवाश्मों का वो कहलाता होमो सेपियंस, और यही वर्ग है जो मानव के शारीरिक लक्षण के समान है, आधुनिक मानव के शारीरिक लक्षणों के समान होता है। ऐसा अनुमान है कि प्लियोसीन काल से पूर्व न्यूटन समय तक, आने वाले समय तक ये घटना संपन्न हुई, यानी करीब 35,000 वर्ष पूर्व से ये बात शुरू हुई। आदमियों का मानना है कि 6 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और होमोनिड वंश के अंतर्गत आने वाले सभी अवशेष नवीन युग के ही माने जाएं, नूतन युग के ही माने जाएं, ऐसा पुरातत्ववेत्ताओं का कहना है। होमोनिड समूह से मानव का अलग होना अथवा उसका बिखरना अपेक्षाकृत बहुत कम काल में हुआ। मैंने बताया 6 लाख वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 35,000 वर्ष पूर्व तक का काल होमोनिड्स का कहलाता है, और उसके बाद फिर होमो सेपियंस का काल शुरू हुआ, जो लगभग 35,000 साल का ही माना जा सकता है। मानव विकास जो है वो बड़ा क्रमिक हुआ। इस बात का सबूत हमें मानव के जीवाश्मों से मिलता है, और ऐसे जीवाश्म बहुत बड़ी संख्या में लुप्त भी हो चुके हैं, गायब भी हो चुके हैं। कुछ समय पहले विद्वान ये मानने को तैयार भी नहीं थे कि खुदाई से जो जीवाश्म मिलते हैं या पत्थर आदि से मिलते हैं, उससे हम मानव जाति के काल के बारे में कुछ जान सकते हैं। लेकिन समय के साथ साथ इस विचार में अंतर आया, नई खोजों ने नई विचार दिए। अगस्त 1856, यानी आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व, मात्र 150 वर्ष पूर्व, अगस्त 1856 में लिएंडर घाटी, जर्मनी के पास चूने की पत्थर की खान में जब मजदूर खुदाई कर रहे थे तो वहाँ उन्हें एक खोपड़ी मिली और अस्थि पंजर के टुकड़े मिले, और यहीं से आधुनिक रूप में अध्ययन शुरू हुआ फॉसिल्स का। इसे ये जो पत्थर और ये जो जीवाश्म जो मिले, जो अस्थि पंजर मिला, जो खोपड़ी मिली, इसे वो मजदूरों ने एक व्यक्ति को सौंप दिया जिसका नाम था कार्ल फुटरॉट। फुटरॉट ने प्लास्टर से इस खोपड़ी का ढांचा बनाया और जर्मनी में ही स्थित बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, तत्कालीन बॉन विश्वविद्यालय में जो शरीर रचना विभाग के जो अध्यक्ष थे, वहाँ के जो प्रोफेसर शॉफ हुसैन के पास भेज दिया। तो शॉफ हुसैन को ये अस्थिपंजर भेजा गया और उसके साथ ही ये खोपड़ी भेजी गई, और उन्होंने दावा किया कि ये ऐसे मानव की है जो अस्तित्व में नहीं है। लेकिन उनकी इस बात को लोगों ने नकार दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये खोपड़ी किसी अन्य तरह के मानव की हो। पर बाद में बात कुछ और ही निकली। मनुष्य को क्रमिक विकास को लेकर ये पहली घटना थी, लेकिन 24 नवंबर 1859 में एक घटना और हुई, और वह थी कि मानव व्युत्पत्ति के विषय पर चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक लिखी, ऑन दिस ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ऑन दिस ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। पुस्तक
चार्ल्स डार्विन के द्वारा। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि मानव बहुत समय पहले से ही जानवरों से ही विकसित हुआ है और इस प्रकार मानव विकास की थ्योरी ने एक नया रूप लिया और एक ऐसी भावना बैठने लगी कि शायद हमारे पूर्वज जो थे वे जानवर थे। पृथ्वी पर मानव की व्युत्पत्ति और विकास, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति और विकास कैसे हुई, कैसे होती है, इन सब पुरातात्विक जानकारियों से, जीवाश्मों के माध्यम से यह संभव हो पाया है। और मैं पुनः बता दूं कि संभवतः 6 लाख वर्ष पूर्व, 5 लाख वर्ष पूर्व मानव का जन्म माना जाता है और ये पेड़ों पर चढ़ने वाले वानर ही शायद रहे होंगे, ऐसा मानना है। यानी वानर शायद हमारे पूर्वज थे। ये घने जंगलों में, पेड़ों में रहते थे और जब मौसम बदल जाता था तो सीमित होते चले गए, छोटी छोटी जगहों पे आते चले गए। ये बंदरों का जो समूह था, सघन जंगलों की तुलना में जब इनकी संख्या बढ़ती गई और जब वन कम होते गए तो ये वहां से छोड़कर मैदान की ओर बढ़े और यहीं से इन्होंने अपने को मैदानी जीवन के अनुकूल करना शुरू किया। ये अनुकूलन की जो प्रक्रिया है, वानरों के द्वारा सघन जंगलों से मैदान में आने की जो अनुकूलन की प्रक्रिया है, इसमें भी लाखों साल लग गए। वानर धीरे धीरे खड़ा होने लगा, पिछली टांगों की सहायता से चलने लगा और जो पूर्व में एक तरीके से उसकी अगली 2 टांगें थी, वे हाथ के रूप में विकसित हो गई। ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये तो बताना बहुत कठिन है, लेकिन पैरों से खड़ा होना मानव विकास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। मानव विकास के क्रम में मैंने जैसे बताया कि मनुष्य का या मानव का सीधा खड़ा होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। आप समझ सकते हैं कि लगातार 4 पैरों पर या 4 भुजाओं पर चलते चलते जब वो धीरे धीरे खड़ा हुआ होगा तो उसमें भी उसको लाखों साल, लाखों वर्ष लग गए होंगे। ये प्रक्रिया जो है अत्यधिक स्लो थी, बहुत धीमी थी। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है इतना? क्यों मानव विकास के इस प्रक्रिया में आदमी का या मानव का खड़ा होना एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना बनती है? कारण स्पष्ट है। पहला, जैसे ही ये स्पष्ट होने लगा कि मानव अब धीरे धीरे खड़ा हो रहा है तो वह अपने को पशु से अलग करने लगा, वह पशु से अलग होने लगा। इस प्रकार पशु से भिन्न होने की प्रक्रिया भी मानव के खड़े होने की प्रक्रिया के साथ साथ शुरू हो गई और यहीं से फिर मानव आधुनिक मानव के रूप में बदला। एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि खड़े होने से वह पशु से भिन्न हो गया और जो हाथ कहलाए उसका बड़ा सरलता से उपयोग करने लगा, बहुत कामों में उपयोग करने लगा। आप कल्पना करिए, यदि हम चारों, दोनों पैर और दोनों हाथ के बल हम झुके रहें तो झुके हुए में हमारे हाथों से कार्य करने की क्षमता बहुत सीमित हो जाती है और जब हम खड़े होते हैं तो हमारे दोनों हाथ स्वतंत्र हो जाते हैं सभी दिशाओं में घूमने के लिए, सभी तरह के कार्य करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था पशु से भिन्न होने का। दूसरी जो बात उसमें हुई कि हाथ होने के कारण अब वह सभी दिशाओं में हाथ को मोड़ सकता था और सभी दिशाओं में देख सकता था। सभी दिशाओं में देखने की क्षमता उसकी बहुत बढ़ गई। इसका परिणाम क्या हुआ? वह अब बहुत सुरक्षित हो गया, क्योंकि यदि वो सीधा खड़ा होने लगा, चारों दिशाओं में देखने लगा, तो निश्चित रूप से पीछे से जो उस पर हमले होते थे, वार होते थे, शिकार होता था, या पीछे जो उसका दल चलता था या जो असुरक्षा महसूस करता था, उसमें बहुत कमी आई होगी। तो इस प्रकार सुरक्षा की भावना
बहुत बढ़ी। और तीसरा कारण जो था कि इसके अवयवों में जो शारीरिक अवयव, जो शारीरिक अंग, उनमें बहुत से परिवर्तन आए। जब हम लगातार खड़े हैं तो निश्चित रूप से हमारे पूरे शरीर में, रीढ़ की हड्डियों में, हमारे कमर में, हमारे शोल्डर्स में, कंधों में, बेली पेट में, इसमें एक आंतरिक परिवर्तन आया होगा। और यह परिवर्तन मस्तिष्क में भी आया होगा। सिर में भी जो परिवर्तन हुए, इसका बहुत दूरगामी परिणाम हुआ। संभवतः ये खड़े होने की प्रक्रिया का ही परिणाम था कि वह अब तार्किक हो गया। अब वह सोचने लगा, तर्क करने लगा, और सोचने की क्षमता ने उसे पशुओं की प्रजाति से और अलग कर दिया। तो इस प्रकार मानव एक डिस्टिंक्टिव यूनिट बन गया जब वह खड़ा हो गया और उसके साथ मस्तिष्क का उपयोग करने लगा। मानव के विकास की यदि हम कहानी की बात करें तो आप ये खोपड़ियाँ देखिए, 4 चित्र दिख रहे हैं, 4 खोपड़ी दिख रही हैं। पहली खोपड़ी एक वानर की है, दूसरी ऑस्ट्रेलोपिथिक नामक प्रजाति की है, ऑस्ट्रेलोपिथिक। तीसरा होमो इरेक्टस, जिसमें वह सीधा खड़ा होने लगता है, और चौथा है होमो सेपियंस। ये उसकी विकास की श्रेणी है। मैं पुनः दोहरा दूं, पहली खोपड़ी एक वानर की, दूसरी ऑस्ट्रेलोपिथिक, तीसरी होमो इरेक्टस। इरेक्ट होना मतलब सीधा होना, तो आप याद रखें होमो इरेक्टस, जिसमें आदमी सीधा खड़े होने लगा। और फिर उसके बाद आए होमो सेपियंस, यानी चिंतनशील दिमाग वाला आदमी। ये वो प्रजाति थी जिसमें आदमी का दिमाग चलना शुरू होता है, यानी आज के मानव की प्रजाति होमो सेपियंस कहलाती है। इन खोपड़ियों में कई समानताएं हैं, कई विषमताएं हैं यदि गौर से देखेंगे, परंतु इसके लिए हमें अन्य चीज़ों का भी अध्ययन करना पड़ता है और उसके बाद मानव विकास के बारे में थोड़ी समझ आती है। मानव के विकास क्रम को 360 से लेकर 240 लाख वर्ष पहले तक देखा जा सकता है। कभी कभी तो इतने विस्तार की कल्पना ही संभव नहीं थी। यानी 360 लाख साल यदि हम सोचें तो एक तरीके से 3600 पन्ने के बराबर है, यदि हम एक एक वर्ष को एक एक पन्ने में माने तो। ये वो समय था, यानी 360 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 240 लाख वर्ष पूर्व तक का वह समय था जब एशिया और अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ। प्राइमेट ऐसी श्रेणी, स्तनपायी जानवरों की श्रेणी को प्राइमेट कहते हैं। ये लगभग इसी काल में आए, 360 लाख पूर्व से 240 लाख वर्ष पूर्व तक के काल में। और फिर इन प्राइमेट का उपसमूह भी आया जिसे होमिनाइड कहते हैं। याद रखेंगे, होमिनाइड और होमिनिड दोनों अलग हैं। ये हाथ के विकास के बारे में मैंने बात की अभी, तो हाथ के विकास का भी शायद क्रमिक इतिहास रहा होगा, ऐसा मनुष्य शरीर विज्ञान से संबंधित लोगों का कहना है। जो हाथ के विकास का ये चित्र जो आप देख रहे हैं, इसमें चिंपैंजी की ठीक व सूक्ष्म पकड़ दिखती है। पहले चित्र में बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ, लेकिन चिंपैंजी है। दूसरा होमोनिड, जो दुरुस्त तरीके से पकड़ा हुआ है। और तीसरा जो है, तीसरी जो आकृति है, ये मनुष्य के हाथ की तरह पकड़ी हुई दिखती है, सशक्त रूप से मजबूत पकड़ी हुई। और इस आकृति में मनुष्य के हाथों की असली पकड़, यथार्थ पकड़ दिखाई गई है। और यही वह स्थिति है जब शायद संभवतः मानव विकास अपनी सर्वोच्च विकसित स्थिति में रहा होगा।
फिर बहुत साल बाद, लगभग 56 लाख वर्ष पहले, हमें होमिनिड प्राणियों के तत्व मिले। होमिनिड का उद्भव अफ्रीका में हुआ। तो इस प्रकार अफ्रीका जो है वह क्षेत्र बन गया जहां मनुष्य विकास विज्ञान से जुड़े हुए लोगों ने फिर बहुत खोज, बहुत खुदाई शुरू की और उसके अच्छे परिणाम भी मिले। होमिनिड जीवाश्म, होमिनिड फॉसिल ऑस्ट्रेलोपिथिकस वंश से संबंधित है, जिसका जिक्र मैंने पहले किया है। ये पूर्वी अफ्रीका में मिले और 56 लाख साल पहले के हैं और होमिनिड परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी आते हैं, ऐसा माना जाता है। इनकी विशेषता ये है कि सिर का आकार बड़ा होगा, पैरों के बल सीधा खड़ा रहते थे, चलते थे और हाथों से औजार बना करके उनका प्रयोग भी करते थे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जिसका जिक्र बारंबार हो रहा है, और होमो, अब ये दोनों में अंतर क्या है? आपको ये स्पष्ट कर दें कि दोनों के अंतर की यदि बात करें तो लैटिन में और यूनानी भाषा में ये नाम दिए हैं। जैसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है उसका अर्थ है दक्षिणी और पिथिकस का अर्थ है वानर। दरअसल ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मानव आदि रूप में उसकी वानर के लक्षण दिखे और जो बरकरार रहे। तो ये वानर के लक्षण दिखना और बरकरार रहना, इसके कारण लैटिन भाषा में, यूनानी में ऑस्ट्रेलोपिथिकस कह दिया गया। पिथिकस यानी वानर। और होमो की अपेक्षा इनका मस्तिष्क छोटा होता था, पिछले के दांत बड़े होते थे और हाथों की जो कुशलता थी वो भी बड़ी सीमित थी। हाथों को उतनी कुशलता से उपयोग नहीं कर पाते थे जितना बाद के होमिनिड्स ने किया। इनमें सीधा खड़े होने की क्षमता भी कम होती थी क्योंकि ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस काल के और श्रेणी के जो मानव वर्ग थे, ये लोग अपना ज़्यादा समय अभी भी जंगलों में और पेड़ों में गुजारते थे। तो पेड़ों में गुजारने का अर्थ ये हुआ कि वे खड़े कम रहते थे और इसलिए लंबे समय तक पेड़ों पे गुजारने के कारण इनमें खड़े होने की क्षमता भी कम थी। ऑस्ट्रेलोपिथिकस इसकी खोज पहली बार 1959 में हुई और इसके बाद ही शुरू हुआ मानव विकास के अध्ययन का वास्तविक वैज्ञानिक अध्ययन। 20वीं सदी के प्रारंभ में एक जर्मन जो तितली का संग्रहण करता था, तितली इकट्ठा करता था, उसने ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस खोजा। उसका नाम था ऑल्डवाई गॉर्ज। आगे चलकर ये ऑल्डवर मैरी और लुई लीकी के साथ गहराई से जुड़ गया, जिन्होंने 40 से भी ज़्यादा वर्षों तक इसके साथ शोध कार्य किया। मैरी लीकी ने ही ऑल्डवर और लेतौली में पुरातात्विक खुदाई कार्य को संभाला। यानी ये लोग 3 लोग मिलकर खुदाई का काम संभाले और वहाँ उन्होंने ऐसी ऐसी खोजें की जिसके जानकारी से लोग रोमांचित हो चुके। ये बड़ी अनहोनी खोज थी और इसने प्रागैतिहासिक काल के मानव विकास के काल के इतिहास को एक बिल्कुल नई दिशा दी। लुई लीकी ने अपनी इस खोज का विवरण भी अपनी पुस्तकों में किया है और उसने बताया है कि कैसे पर चांस उसकी नज़र किसी खोपड़ी पर पड़ी जो बाद में साबित हुई ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस की थी। जब औजार बनाए, लंबा पैदल चले, तब जाकर उनको ये अनुभूति हुई कि ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रजाति की खोपड़ी है।